Hello everyone, Jai Hind. My name is Komal Vyas Sharma and I welcome you all to Advait Education powered by Gate Academy, straight way to government jobs. और आज हम हमारे वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि शेड्यूल्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचियां। तो प्रीवियसली जब संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी और बाद में संविधान संशोधन करके हमने 4 अनुसूचियों को और ऐड कर दिया। तो अब टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई हमारे पास में? 12। ठीक है, तो इसके पिछले लेक्चर में हमने टोटल 7 देख ली थी अनुसूचियां कौन कौन सी है। आज 8वें से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जो हमारी 8th शेड्यूल है ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक, जितनी भी हमारी राजभाषाएं होती है, ठीक है, तो भारत में हमने कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया है? टोटल 22। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में और भी हैं बाकी। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट क्या है? भाषाएं हैं जिनको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। जनरली आपको क्या करेगा, 4 लैंग्वेजेस दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। जनरली जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं तो उसमें इंग्लिश को आता है, ठीक है, टॉपिक में। तो आप अगर देखोगे तो ये 25 लैंग्वेजेस में आपकी जो इंग्लिश है वो नहीं आती। ठीक है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका? ऑप्ट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है कि ओके ये चीजें ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। दूसरा, इसमें से कुछ है जैसे सिंधी, ठीक है, इसके अलावा नेपाली। तो ये सब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बाद में ऐड की गई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी लैंग्वेजेस को हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है। वो मैं आपको बता दूंगी एक लेक्चर में, जब हम स्पेसिफिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर जब हम बात करेंगे उस टाइम पर मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। ठीक, तो इन चीजों को आपको याद रखना। जैसे उर्दू भी आपकी क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्योंकि ऑप्शंस आपको ऐसे देगा ना कि आपको देखकर लगेगा कि चारों की चारों ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, पर वैसा नहीं होता। तो टोटल ये 22 लैंग्वेज है। जस्ट गो थ्रू इट, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। हिंदी में भी दी हुई है, सेम आपके इंग्लिश में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम शेड्यूल 9 की। अब शेड्यूल 9 जो है ये आपका एक संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो ये कौन सा संविधान था हमारा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने क्या किया? शेड्यूल 9 को हमने ऐड किया। तो ये बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम को जो एबॉलिश किया गया। बिकॉज देखिए क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, जमींदार तो थे, जितनी ज्यादा जमीनें हैं वो इन्हीं के ही पास थी। तो जब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी था, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना था, तो इसे हम कैसे करते? ठीक है, उसके लिए सरकार के पास जमीनें होनी चाहिए थी जो सरकार के पास नहीं थी। तो ये जमींदारों को कहा कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, लेकिन जमींदारों ने क्या बोला कि हम बहुत ज्यादा इसका रेट लगा रहे थे। ठीक, जो कि उस टाइम के लिए गवर्नमेंट को देना एफिशिएंट नहीं था। ठीक, तो इसीलिए नेहरू जी ने लैंड रिफॉर्म्स सिस्टम लेकर आए। ठीक है, और हमने क्या किया कि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे हम रूल्स लाए कि सरकार जब चाहे वो आपकी जमीन को ले सकती है। ठीक है, आपको कंपनसेशन देगी लेकिन फिर भी वो आपकी जमीन को ले सकती है। तो भूमि सुधार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक, वो सब आपके शेड्यूल 9 में आ जाती है और इसे ऐड किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, और इसी को ही एक और चीज कही जाती है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये सब चीजें आने लग गई कि ऐसे बहुत से लॉज हैं जो कि कानून चाहे तो उस पर बात कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी लॉ अगर ला दिया गया तो उसे सीधा आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर वो गलत है तो कोर्ट्स उस पर जांच करेगा। ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या याद रखनी है। सबसे पहले शेड्यूल 9 से रिलेटेड, ये आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, भूमि सुधार से रिलेटेड। दूसरा, ये कब ऐड किया गया? ये देखिए, फर्स्ट संशोधन के तहत।
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, इसके तहत इसे लाया गया, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर आपके मूल अधिकार जो है अगर उनका हनन हो रहा है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और उन चीजों पे फिर जुडिशरी जो है वो लॉ बनाएगी, वो देखेगी कि वो चीज सही है या गलत है। ओके, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 2007 में, इस पर बहुत लंबी कहानी है ना, आपकी बेरूबरी केस से ये चालू होगा और सीधा केशव नंद भारती केस में जाके ये खत्म होगा, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम देखेंगे पूरा, मैं एक लेक्चर लाऊंगी उसी चीज पर, तब विल सी टू इट। यहां पे देखिए 2007 के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। क्या कहा उन्होंने कि 24 अप्रैल 1973, ओके, ये कौन सा दिन है? जिस दिन केशव नंद भारती केस का जजमेंट आया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? रीजन, अभी अभी इनकी डेथ हुई है, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये पूरी कहानी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो केशव नंद भारती केस का जो जजमेंट आया इस दिन, और उस दिन ये कहा गया कि इस डेट के बाद में 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी केस है उसको अगर मैंने शेड्यूल 9 के अंदर आपने डाल दिया है, ठीक है, वो सब आपके जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, वो सब पर क्या हो सकता है, आपका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। किस डेट के बाद में? 24 अप्रैल 1973। चलिए एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। कौन सा संशोधन अधिनियम है? 1951 का। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन अगर हो रहे हैं तो के आधार पर न्यायिक जांच, जुडिशियल रिव्यू को क्या कह सकते हो आप? न्यायिक जांच से इनमें शामिल कानूनों की रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इस अनुसूची में शामिल कानून, ठीक है, इस शेड्यूल में जो भी कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद के हैं तो वो सब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। ओके, जुडिशियल रिव्यू को एक और वर्ड क्या बोल सकते हो आप? न्यायिक समीक्षा के लिए वो सब ओपन है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहां पे याद रखनी, किसमें? शेड्यूल 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे शेड्यूल 10। देखिए शेड्यूल 10 बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या कहते हैं? दल बदल कानून, दल बदल कानून, ठीक है। एक कहानी है इसके पीछे में, आया राम गया राम की। ओके, अगर आप लोगों ने सुनी होगी। एक्चुअली आया राम जो ये गया राम जी है, ठीक है, ये हरियाणा के एक मिनिस्टर थे जिन्होंने 15 दिन के भीतर, सिर्फ 15 दिन के भीतर 3 बार पार्टी बदली। एक बार कोई और पार्टी में गए, एक और, वो सब डिस्क्लोज करने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ यही जानने की जरूरत है कि एक गया राम जी थे तो इन्होंने क्या किया, 15 दिन के अंदर में 3 पार्टी अपनी बदल ली, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन ही बन गई यहाँ पे, आया राम गया राम कानून, ठीक है। मजाक में यही कहते हैं, रियल क्या है? दल बदल। मतलब आप अपना दल नहीं बदल सकते आफ्टर बीइंग अ मिनिस्टर, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए लाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज को, क्योंकि इससे क्या होता था कि बहुत से लोग एक बार कोई पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे और उसके बाद में वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी, ठीक है। बार बार सरकार गिर जाए, बहुत 2-4 लोगों को लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब शेड्यूल 10 को कब जोड़ा गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है संशोधन अधिनियम द्वारा, और ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। ये जो संशोधन बता रही हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। पूछ सकता है, चारों में से कोई भी एक पूछेगा ही पूछेगा आपको, ठीक। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत हमने क्या किया? हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को इंक्लूड किया, किसमें? शेड्यूल 10 में, ठीक है। किस तरह से हम
जो भी मिनिस्टर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, अयोग्यताएं उनकी क्या होगी, ये पूरी चीजें आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए, अब देखते हैं आगे अनुसूची 11वीं। ठीक है, 11th अनुसूची जो है ये बात करती है पंचायत से रिलेटेड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पंचायत के पावर्स क्या होंगे, अथॉरिटी क्या होगी उन्हें, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। हिंदी में कहते हैं उनकी शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां, किनकी, पंचायतों की। ठीक है, ये सब के बारे में शेड्यूल 11 में दिया हुआ है, 11वीं अनुसूची में। ठीक, कितने मामले हैं, कितने टॉपिक्स हैं, बोल सकते हैं 29। ठीक है, किस संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ओके, 1992 के तहत इसे जोड़ा गया, 73rd। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपको एग्जाम में इस शेड्यूल के बारे में पूछा है कि पंचायत को किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम शेड्यूल 12। सेम शेड्यूल 12 बात करता है नगर पालिकाओं के बारे में। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज जिनको कहते हैं। तो अब म्युनिसिपैलिटीज के पावर्स क्या होंगे, उनकी अथॉरिटीज क्या होंगी, और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे शेड्यूल 12 में। अब शेड्यूल 12 को कब जोड़ा गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 में। देखो, पंचायत और म्युनिसिपल दोनों का ईयर सेम है, और एक के बाद एक दोनों जोड़े गए, एक 73rd हो गया, एक 74th हो गया। ठीक, तो इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी बात, कितने मामले हैं, 18। ओके, कितने मैटर्स हैं आपके पास में, 18 मैटर्स हैं रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। जब इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे हम, जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब फुल फोर्स में चल रहा होगा, तब आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब देखो, ये मैंने अभी शुरू में ही आपको इसलिए बता दिया ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ इन चीजों से, और इन्हें आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने पूरी 12 अनुसूचियां देख ली हमारी जितनी भी है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ कि इन्हें आप याद कैसे करोगे। ठीक है, काफी अच्छा शॉर्टकट है, याद भी हो जाता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, मैं मानती हूँ नेहरू जी के आंसू। ठीक है, कैसे याद करोगे, देखो, टी से होता है आपका टेरिटरीज। टेरिटरी मतलब क्या हो गया, शेड्यूल 1 याद करो, क्या था, इंडिया का मैप बना हुआ था, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सब दी हुई थी। तो टेरिटरीज मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो वो टी से हो गया। ई से क्या हो गया, इमोल्यूमेंट्स, वेतन भत्ता कितना है सबका। ठीक है, ई से। ए से एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, टाइप ऑफ शपथ लेना। ठीक है, जो कि धार्मिक वे में नहीं होता, उसको कहते हैं एफर्मेशन। तो ए से एफर्मेशन। तो 3rd अनुसूची में पूरी शपथ के बारे में दिया हुआ है। आर, राज्यसभा, कि राज्यसभा में जो सीट्स है, तो पर्टिकुलर एक राज्य से कितने राज्यसभा के मेंबर्स आ सकते हैं, उसके बारे में 4th अनुसूची में। 5th में शेड्यूल एरिया, 4 स्टेट को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्टेट में कौन सी शेड्यूल एरिया है, उनकी पावर्स क्या है। ठीक है, तो वो सब आपके शेड्यूल एरिया 5th में दी हुई है, 5th शेड्यूल में। और 6th में क्या दिया रहेगा, अदर शेड्यूल एरियाज। तो अदर शेड्यूल एरिया में कौन से आ जाएंगे आपके, 4 जो बचे हुए हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक, ये 4 के बारे में। एफ से क्या, फेडरल स्ट्रक्चर। देखो, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, संघ, जो आपका केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची, ये जो 3 सूचियों के बारे में दिया हुआ है कि कौन किस लिस्ट के लिए है और कौन कौन सी पावर यूज करके लॉ बना सकता है। ठीक है, तो वो आपका फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाए। फेडरल वर्ड आएगा तो हमेशा याद रखो, कहीं ना कहीं यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, कौन सी सूची थी, ये थी आपकी 8th, है ना, 8th शेड्यूल में आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपकी, 22। एल से लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, जो भी भूमि सुधार के कानून लाए गए, तो वो आपके अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए। ठीक है, संशोधन किया गया उसमें, फर्स्ट संशोधन की वजह से ये आए। दूसरी चीज, जुडिशियल रिव्यू अगर आ जाता है लिखा हुआ कहीं पे, है ना, न्यायिक समीक्षा,
तो उसको भी आप कहाँ पे जोड़ोगे, हमारे 9th शेड्यूल के अंदर में। 10th है आपका डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम, है ना, दल बदल कानून, तो वो आपका डिफेक्शन। ये आपका किससे जोड़ा गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद पी से आपका पंचायत। ओके, पंचायत क्या है आपकी 11th शेड्यूल में आ जाती है, 73rd संविधान संशोधन के तहत, और सेम एम से हो गया आपका म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, चाहो तो इसको यूज कर सकते हो जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, पर जनरली मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स पे मत जाओ, अपने आप जब आप बार बार इन चीजों को देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको याद होती जाएगी। ठीक है, और मैं क्लास में बार बार इस चीज को आपको याद कराती भी रहूंगी ताकि आपके माइंड में ये चीज एकदम फिट हो जाए। ओके, चलिए मैं यहाँ पे इस चीज को आज ओवर करती हूँ। तो शेड्यूल्स 12 थे आपके, मैंने आपको पूरी डिटेलिंग इसकी बता दी है। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक में यू कैन ज्वाइन मी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।